तो सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर। एंड हम तो चाह रहे थे कि थोड़ा जल्दी हम शुरू कर लेते, बट ना नेटवर्क इशू आ रहा था या ऑडियो लैग आ रहा था। आई एम सो सॉरी। ना नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। इट्स ऑल ओके। हाँ जी, हाँ जी। और पाकिस्तान में कैसे हालात हैं कोरोना को लेते हुए? Over here, the situation has come down and things are getting better day by day. The lockdown has वो थोड़ा कम हो गया, काफी कम हुआ है, केसेस वगैरह कम हुआ है, but still we have to stick to the SOPs and then things will get normal easily. लेकिन अभी इसका जो लोग बात कर रहे हैं कि सेकंड वेव आना बाकी है, but let's hope everything comes to normal once again. बट जो सिचुएशन आप लोग की तरफ है वो काफी वर्स है वहाँ पे, तो सुनने में आ रहा है। राइट। यहाँ पे बहुत काफी खराब हो गई है सिचुएशन, क्योंकि दिन भर दिन बढ़ रहे हैं केसेस और कम भी नहीं हो रहा है। ऑल्दो क्योंकि जैसे भारत में हर्ड इम्यूनिटी की भी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हर्ड इम्यूनिटी का भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे काफी खराब है, और बिजनेसेस जितने हैं वो ठप हो गए हैं। एंड स्पेशली स्पोर्ट्स पर भी बहुत फर्क पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट कैंसिल हो गए हैं। और जो लोकल बॉडी, जी, जो लोकल बॉडी स्पोर्ट्स होते हैं वो भी सही कह रही हैं आप। बट आपको क्या लगता है कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ है, स्पेशली क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को? बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, सिर्फ जो है तो स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट नहीं आता, और भी जैसा आपने अभी देखा कि ओलंपिक कैंसिल हो गया, ओलंपिक कैंसिल हो गया, वो नेक्स्ट चले गया। उसके साथ साथ और स्पोर्टिंग इवेंट होते वो भी कैंसिल हो गया। उसके साथ साथ प्लेयर्स जो डेली वेजेस होते हैं, जैसे यहाँ पर अभी एक टाइम आया था, रमजान था, तो यहाँ पर एक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, तो वहाँ पर द लोकल प्लेयर्स अर्न मनी बाय प्लेइंग डिफरेंट स्मॉल स्मॉल टूर्नामेंट्स, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद डिफरेंट इवेंट्स होते वो नहीं होते। इवन के फैशन इंडस्ट्रीज हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, एवरीबडी हैड बीन हिट वेरी बैडली। लेकिन क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जहाँ पर एवरीबडी वांट्स टू सी इट, और सब देखना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, घर बैठ नहीं सकते। क्रिकेटर का एक होता है ना उतावलापन होता है कि यार बाहर निकलो क्रिकेट खेलो, तो वो भी चीज़ नहीं हो सकी। फिर आपने ट्रेनिंग भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, अपने आप को फिट भी रखना है। अगर टूर आ रहा है तो उसको मेंटली प्रिपेयर रखना है, क्योंकि आप बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके कोविड के टेस्ट होने हैं 2-3। अगर उसमें पॉजिटिव आ जाएगा देन यू हैव टू गो इनटू द क्वारंटाइन। तो बहुत सारी चीज़ें होती, इफेक्ट तो हुआ है, डेफिनेटली इफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैंसिल हुए हैं, बी ए T20 वर्ल्ड कप या ओलंपिक, तो काफी डिसअपॉइंटिंग भी रहता है। बट आई थिंक क्रिकेट के लिए इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज एक होप बनकर आया था। जी हाँ, बिल्कुल एक होप बन के आया था, और आफ्टर 4-5 months वी हैव टू have that honor to see both the teams playing, and thanks to the West Indies team कि उन्होंने सबसे पहले अग्री किया कि इंग्लैंड में जाके खेले, क्योंकि इंग्लैंड को आप देखते कि इंग्लैंड में सिचुएशन भी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और लेकिन उसके बावजूद वेस्ट इंडीज़ ने चाहा कि नहीं, हमें जाना चाहिए, और बड़ा अच्छे तरीके से मैचेस खेले गए। तीनों टेस्ट मैचेस है वो अच्छे तरीके से खेले गए। उसके अंदर प्लेयरों ने जिस तरह से कोप किया, क्योंकि आसान नहीं होता है, क्योंकि एक नॉर्मल होता है ना कि जब आप सुबह उठते हैं, यू हैव अ ब्रेकफास्ट, यू गो टू द ग्राउंड, ऐसा नहीं है। बिफोर लिविंग तो आपके होटल है, वहाँ पर भी आपका टेस्ट लिया जा रहा है, वहाँ पर भी आपको लिया जा रहा है। फिर आप जब ग्राउंड पे जाते हो, जहाँ आपका सामान रखा होता है, उसके ऊपर भी स्प्रे वगैरह होते हैं। मेंटली भी एक होता है ना प्लेयर, वो मेंटली भी काफी वो हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, क्योंकि फिर उसके साथ परफॉर्मेंस भी करनी है, टीम में भी रहना है, बहुत सारी चीजें होती है। एक अगर हम इस पेंडेमिक में अगर किसी परफॉर्मेंस को जज करें ना, आई थिंक इट विल बी वेरी रूड है। अगर इस सीरीज के अंदर अगर हम बात करें कि वेस्ट इंडीज ने पहला टेस्ट मैच बड़ा जबरदस्त खेला, जीता, उसके बाद दोनों टेस्ट मैचेस में बिल्कुल ही वो गिर गए, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर हम उसको देखें ना पॉजिटिव है, एटलीस्ट क्रिकेट हुई है, क्रिकेट स्टार्ट हुई है, अभी जो है पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद है, तो ये है कि आहिस्ते आहिस्ते क्रिकेट शुरू हो रही है, और इंग्लैंड के अंदर शुरू हुई है। लेकिन देखना है कि कितना और पॉजिटिव इसका रिस्पांस आता है अभी, क्योंकि इंग्लैंड आयरलैंड का भी मैच चल रहा है, वनडे सीरीज खेल रहे हैं वो, तो थिंग्स आर गोइंग बेटर। ये है कि जो हमारे क्राउड जो हम देखना चाहते हैं ग्राउंड के अंदर, वो नहीं आ रहे। एकदम एक सुनसान होती है जगह, तो वहां पर एक प्लेयर के लिए खेलना वो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार
अक्सर होता है ना, हम फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलते हैं, डोमेस्टिक मैच खेलते हैं तो कोई भी नहीं होता है ग्राउंड में, तो ऐसा ही लगता है कि यार ग्राउंड में कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि सेलिब्रेशन होती है, बॉलर आउट करता है वो सेलिब्रेट करता है, बैट्समैन शतक लगाता है सेलिब्रेट करता है, तो और फिर क्राउड की तरफ से जो फील्डर्स होते हैं या बैट्समैन होते हैं तो बहुत सारी हूटिंग भी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा पूलिंग हो रही होती है, तो एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। लेकिन फुटबॉल अगर आप देखें, फुटबॉल हो रही है, फुटबॉल जिस तरह स्टार्ट की तो उन्होंने जो है साउंड लगा दिए कि आवाम जो लोग हैं उनके नॉइजेस कर दिए, तो उनको एक पता चले कि भाई लोग बैठे हैं। एग्जैक्टली, और एंकरेजमेंट के साथ साथ एक मोटिवेशन भी रहता है क्रिकेटर्स को, क्योंकि क्राउड एक पंप अप करता है सभी क्रिकेटर्स के लिए, तो एक मोटिवेशन भी रहता है। आपने बात करी पाकिस्तान सीरीज की, मैं ये कहना चाहूंगी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बाद अब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड ही सीरीज है जो इसी लाइन में आगे है, और एक होप बनी हुई है कि हम अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा हमें। बिल्कुल एक अच्छी क्रिकेट सीरीज देखने के मिलेगी, बिकॉज इफ यू कंपेयर बोथ द टीम्स, देखिए यहाँ पर कंपैरिजन अगर हम बात भी करें कंपैरिजन की, इफ यू सी एट इंग्लैंड बैटिंग, चले पहले इंग्लैंड बैटिंग से शुरू होते हैं। इंग्लैंड बैटिंग के अंदर जो रूट है विच आई फील इज वन ऑफ द प्रोफिलिक और जबरदस्त बैट्समैन है, उसके बाद बेन स्टोक्स ऑलराउंडर है, रन भी करते हैं, बॉलिंग में आउट भी करते हैं, फिर उसके बाद उनकी अगर बैटिंग को देखे, उनके अंदर ऑली पॉप्स, जैक कॉरोली, रॉरी बर्न्स, ये ऐसे प्लेयर है कि ठीक है जो डैनली भी खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस लेवल इतना जबरदस्त नहीं रहा है ना। वो ऐसे बैट्समैन लगते हैं कि यार वो कभी भी आउट हो सकते, एक अच्छा अटैक हो सामने तो वो आउट हो सकते हैं। इंग्लैंड की टीम का जो पलड़ा भारी रहेगा बैटिंग के अंदर, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो रूट के ऊपर और बेन स्टोक्स के ऊपर। फिर वो टीम के अंदर उन्होंने क्योंकि डॉम बेस्ट को रखा हुआ है, जहां हम देखते थे मोइन अली होते थे, मोइन अली वाज बेटर चॉइस आई थिंक सो डॉम बेस्ट की जगह पे, बिकॉज मोइन अली बॉलिंग में भी उसने हैट्रिक भी ली हुई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, फिर उसके बाद उसकी बॉलिंग भी बढ़िया है और फिर वो बैटिंग भी बड़े जबरदस्त तरीके से करता है, तो आपको एक एज मिलते, लंबी बैटिंग होती, नो डाउट। क्रिस वोक्स भी बैटिंग कर रहा था, स्टुअर्ट ब्रॉड भी कर रहा था, बैटिंग बड़ी, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर्स पे आती है वो आती है जो रूट और बेन स्टोक्स के। और फिर पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान का पूरा दारो मदार जाता है बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि बाबर आजम ही एक ऐसा प्लेयर है कि जिसके टेक्निक और जिसके पास कॉन्फिडेंस और जिसके अंदर एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज है कि वो विकेट पे जाता है और कहता है कि यार मैंने इस विकेट पे रहना है, ये मेरी विकेट है और मुझे यहाँ से कोई आउट नहीं कर सकता। तो वो तो जो मैं जी 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 बोले। तो आपको लगता है बाबर आजम बैकबोन है पाकिस्तान टीम की? Yeah, definitely he is the backbone of Pakistan team. No doubt he has been scoring runs and he has been, लोग कंपेयर कर रहे हैं कि विराट कोहली बाबर आजम, विराट कोहली का तो स्टेचर तो बहुत बड़ा है, विराट कोहली के करीब अभी नहीं पहुंचा है, बिकॉज ऐसे क्रिकेटर में बात करता हूँ, बड़ी ऑथेंटिक बात करूंगा कि अगर हम स्टैट्स को देखें उसको देखें तो बाबर आजम अभी बहुत पीछे है, उसको टाइम लगेगा वहां पर आने के लिए, बट स्टिल इतने कम टाइम के अंदर उसने अपना नाम बनवाया, अपने रन्स किए, हर जगह पे रन्स किए उसने, उसकी टेक्निक, उसका जो एक एग्रेशन है, जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह से वो टीम को भी लेके चलता है, क्योंकि वो कैप्टन भी है अभी वनडे टीम के और T20 के, बट पूरी पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो रिलाई करती है बाबर आजम के ऊपर। नो डाउट अजहर अली भी है, असद शफीक के 60 के ऊपर टेस्ट मैच हो गए, बट अभी तक ये इन्होंने इतने लंबे अरसे से खेल रहे, लेकिन इन्होंने अपनी वो क्वालिटी नहीं बनाई जो बाबर आजम ने बड़े कम अरसे के अंदर अपने अंदर वो एक लोगों के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर एक विश्वास जगाया कि बाबर आजम होगा तो रन होंगे। अजहर अली है, असद शफीक हो गया या दूसरे प्लेयर हो गए, उन्होंने वो चीज नहीं दिखाई, वो भी 5-5 साल 6-6 साल 8-8 साल 9 साल से खेल रहे, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बनवाया। वो करते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड, कंसिस्टेंस नहीं है जिस तरह बाबर कंसिस्टेंस रहा है अपने जो अपना कैरियर में, इसके लिए बहुत ही कम अरसे में उन्होंने अपना नाम नहीं बनवाया और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है एज अ कैप्टन। राइट। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नसीम शाह के बारे में आपका क्या कहना है? यंग टैलेंट है वो, और इंग्लैंड की कंडीशंस में कैसे साबित होंगे नसीम शाह? आई टेल यू वन थिंग, इंग्लैंड जो कंडीशंस है ना, इट इज वेरी डिफरेंट कंडीशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वेयर एवर वी प्ले क्रिकेट, क्योंकि मैंने वहाँ 12 साल क्रिकेट खेली है, काउंटी क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, सारे ग्राउंड्स पे खेला हूँ। जो अभी का टाइम होता है, जो सीजन है अभी,
वहाँ पर गर्मी है और ठंड भी होती है, जैसे मैनचेस्टर में है, तो मैनचेस्टर में क्या होगा कि हल्की हल्की ठंड भी होगी, बारिश भी होगी और गर्मी भी होगी, तीनों चीज एक दिन में आपको मिलेगी। मेन चीज होती है विकेट। विकेट किस तरह का प्रिपेयर होता है, विकेट जो प्रिपेयर होगा मोस्ट लाइकली हमने जो देखा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वैसा ही होगा। इंग्लैंड नहीं चाहेगी कि हम ऐसा विकेट बनाए जहां पर पाकिस्तान की पेस बैटरी हमें जो है हमारे ऊपर हावी हो जाए या उनके स्पिनर हावी हो जाए। और इंग्लैंड ये भी नहीं चाहेगी कि अगर हम अपने फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं और हम ग्रीन टॉप विकेट बनाते हैं तो हम उनको आउट कर दें। तो इंग्लैंड भी यहाँ फंसा हुआ है कि हम विकेट क्या बनाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर में काशिफ भट्टी है, लेग स्पिनर में यासिर शाह है। यहाँ आपने बात की नसीम शाह की। नसीम शाह नो डाउट वेरी एक्सीलेंट टैलेंट, यंग है, अभी उसको जज करना कि वो कैसा है, इट्स नॉट अ राइट टाइम बिकॉज ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। यंग है, इंजरी प्रोन रहा है, इंजरी रही है, अभी उसने सीखना है। अच्छे टाइम के बाद एक जब बैट पैच आता है ना, तो बैट पैच में से जब बॉलर निकलता है तब वो बॉलर बड़ा बॉलर बनता है। जैसे नसीम शाह ने जिस तरह परफॉर्मेंस किया ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान होम सीरीज में विकेट लिए, हैट्रिक लिया, ही इज डूइंग वेरी वेल। यंग टैलेंट है और उसके अंदर उसको किस तरह यूटिलाइज करना है ये मैनेजमेंट को सोचना है कि नसीम शाह जो बॉलर हमारे पास है, पेस, उसके पास स्पेस है, उसको हमें शॉर्ट बर्स्ट में कैसे इस्तेमाल करना है। 5 ओवर 4 ओवर देके उससे बर्स्ट करवाना है और वहां पर उसका काम होना चाहिए कि भाई तूने विकेट लेके देनी और तेरा कोई काम नहीं है, तू 5 ओवर में 50 रन दे लेकिन 3 विकेटें लेके दे, ये होना चाहिए काम। तो नसीम शाह नो डाउट वेरी गुड टैलेंट। और पाकिस्तान की जो अगर पेस बैटरी की बात करें, नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी हो गया, मोहम्मद अब्बास हो गया, सोहेल खान सीनियर मोस्ट वो है, अपना एज में भी बड़े और सीनियर भी है। फिर उसके बाद वहाब रियाज भी है, उन्होंने बोला कि मैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए अवेलेबल हूँ। तो पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर है, इंग्लैंड की बॉलिंग मोस्ट सुपीरियर है, क्योंकि उनके पास 2 ऐसे बॉलर हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने अभी हाल ही में 500 विकेट ली, एलीट पैनल पर आ गए। जेम्स एंडरसन वन ऑफ द ब्यूटीफुल बॉलर, न्यू बॉल उसका जो स्विंग होता है, 2 बॉलर आपके पास जबरदस्त है। फिर बेन स्ट्रोक आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्रिस वोक्स है जिन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है। लेकिन मुकाबले होने से पहले मैं आपको आखिरी में जब आप जाएंगे तो मैं आपको इस सीरीज की प्रेडिक्शन दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर चाहेंगे कि आप प्रेडिक्शन दें। और अपने बॉलर्स के बारे में बात करी तो स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेला, उसके बावजूद वो मैन ऑफ द सीरीज बने, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जी जी, ये एक ना मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। आई वॉज ट्रैवलिंग, हमारा सीरीज थी, उसमें ये हुआ कि मुझे पहला टेस्ट में ड्रॉप किया, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, मुझे पहला टेस्ट में ड्रॉप कर दिया, सईद अकबर को खिला दिया। तो एक सीनियर बॉलर जो कंटिन्यूसली खेल रहा है उसको फील होता है, जब वो हर्ट होता है ना, तब वो होता है ना, एक शेर जो होता है वो होता है ना कि वो होता है बस यार कोई मिल जाए मैं खा जाऊंगा उसको। तो बॉलर के साथ भी होता, मौका मिल जाए मैं उनको बता दूंगा कि तुम लोगों ने मुझे ड्रॉप ही गलत किया था। जो होता है ना आपका जो लेवल होता है ना, वो लेवल सेकंड लेवल पर आप चले जाते हो। तो जब आप सेकंड लेवल पर जाते हो ना, आपका परफॉर्मेंस का एकदम से आपका दिल बड़ा हो जाता है कि मैंने छोड़ना नहीं है किसी को, मैंने प्रूफ करना है। और मैंने ये प्रूफ करना है कि अगली दफा जब टीम बने तो सबसे पहले मेरा नाम लिखा हो प्लेइंग 11 में, मेरे बगैर टीम ना बने। तो ये ऑटोमेटिकली एक बॉलर की तरफ से या बैट्समैन की तरफ से जो खेल रहे होते, सीनियर होते, जो परफॉर्म करते हुए आ रहे होते, 1-2 मैच ऊपर नीचे हो जाते, लेकिन वो चाहते कि यार मैं टीम से बाहर ना हूँ, तो एक झटका देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने भी एक झटका दिया स्टुअर्ट ब्रॉड को, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। इस प्लेइंग 100 के ऊपर टेस्ट मैचेस खेल गया, बड़ा मुश्किल होता है फास्ट बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर की फिटनेस और बहुत सारी चीजें होती है, बट ऑल क्रेडिट गोज टू हिम द वे ही बॉल, एंड ही इज अ प्रॉपर टीम मैन। उसने कंप्लेन नहीं की कि मुझे बाहर कर दिया, उसने वो किया, उसने कहा कि मैं बॉल से जवाब दूंगा, तो उसने बॉल से जवाब दिया। सही बात है। इसी बात पे हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं नितिन भारद्वाज, उनका मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे 2 विंडो होती है, उसी में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, बट ही जॉइंड अस। तो उनका सवाल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग और इंग्लैंड की बॉलिंग दोनों को कैसा रेट करेंगे? इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो फार सुपीरियर है, क्योंकि एक्सपीरियंस है वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, नो डाउट।
नसीम शाह है, शहनशाह अफरीदी है, एक्सपीरियंस नहीं है। 2 साल इन्होंने लास्ट सीजन खेला वहाँ पर, उसके बाद ओडीआई खेले, लेकिन जितने टाइम से इंग्लैंड की अगर आप बॉलिंग देखें, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड and all these bowlers, they have been playing for last so many years and they have vast experience over there. और जेम्स एंडरसन का होम ग्राउंड है मैनचेस्टर और ओल्ड ट्रैफर्ड, और वो मेरा जो मानना है वो ये है कि इंग्लैंड हैव एज ओवर पाकिस्तान बॉलिंग आल्सो। राइट राइट राइट। तो ये थी बात पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की। अब मैं दूसरी जगह बात लेने जा रही हूँ। आपका मैंने YouTube चैनल बहुत फॉलो किया है एंड व्हाट एन अमेजिंग चैनल। आप और आपकी वाइफ इतने इंटरेस्टिंग और इतने एंटरटेनिंग वीडियोस लेकर आते हैं, आपकी जो पोटेंशियल उसने ग्रोथ किया है, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी जस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू गिव आवर व्यूअर्स एंड आवर फैमिली everything we can to make it big, and it's all because of your love and your support, and from that we get the motivation to do something new on the channel. उसी चैनल पे मैंने आपका एक वीडियो देखा जहाँ पर आप मोहम्मद आमिर के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पर आपने फेवरेटिज्म के बारे में बात करी। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि क्या लार्जली पीसीबी में फेवरेटिज्म और पार्शियलिटी होती है? आपका सवाल है ना, मैंने बहुत सारा जवाब भी दे चुका। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग। मोहम्मद आमिर की बात हुई, मोहम्मद आमिर के साथ सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, ये तो तीनों प्लेयर थे। दे गॉट कॉट रेड हैंडेड, दे वेंट टू जेल, दे गॉट द सेंटेंस, बट व्हाई द ट्रीटमेंट ऑफ मोहम्मद आमिर वाज सो मच ऑफ इन सपोर्ट, एंड व्हाई नॉट मोहम्मद आसिफ, अ वंडरफुल बॉलर? उससे अच्छा नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं था। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने पूरा बैंड डाउन किया, आपने मोहम्मद आमिर को फुल सपोर्ट के लिए गया, आपने इनजस्टिस किया उन बॉलरों को जब ये 2 बॉलर नहीं थे, जहां पर जुनैद खान, मोहम्मद इरफान और दूसरे बॉलर्स ने बेड़ा उठाया आप बॉलिंग का। जब ये वापस आ गए तो आपने जुनैद खान जैसे बॉलर को, मोहम्मद इरफान जैसे बॉलर को, और जो बॉलर उस टाइम पर आपको आपकी फास्ट बॉलिंग को देख रहे थे, आपने उन सबको साइडलाइन कर दिया। और उस दौरान जो डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप फास्ट बॉलिंग में यंगस्टर्स आ रहे थे, आपने उनको भी मौका नहीं दिया, आपने प्रेफर किया मोहम्मद आमिर को। तो यहाँ मुझे जाती नजर आती है। ठीक है, मोहम्मद आमिर की जो कैपेबिलिटी है एज अ बॉलर, वंडरफुल बॉलर, उसका बॉलिंग है, लेकिन इतना ज्यादा फेवरेटिज्म किसी को नहीं देना चाहिए। प्रॉब्लम तो ये है ना कि रेड हैंडेड पकड़े गए, एंड बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान यू गॉट कॉट, दैट इज द बिगेस्ट क्राइम। एंड आप अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हो तो देन जीरो टॉलरेंस शुड बी अक्रॉस द बोर्ड, नॉट फॉर अ सिंगल और फॉर एनी इंडिविजुअल, it should be across the board. And if you are giving treatment to someone, give that treatment to everyone like that. Then क्रिकेटर्स को बहुत वो होता है, क्या होता है कि वो दिल बर्दाश्ता होते हैं। वो एक होता है कि यार फीलिंग आती है कि मैं इतने साल मेहनत करता हूँ, मैं इतने साल आके डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हूँ, इतनी विकेटें लेता हूँ, और जब मेरा टाइम आता है तो जो लोगों ने सब कुछ कर दिया वो आके मेरी जगह ले जाता है, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। मैं अपनी बात अभी नहीं कर रहा, अभी मेरे साथ तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, मैं तो उसके लिए बोलता भी हूँ और लोगों को काफी नाराजगी भी होती है कि भाई मैं बोलता हूँ। मैं एक्चुअली बात बिल्कुल सही है, आपको बोलना भी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पर बोलना चाहिए, अपना स्टैंड रखना चाहिए, एंड दैट्स राइट। और मैं जो रियलिटी है ना वो चीज सामने रखता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, लोग सच्ची बात सुन नहीं सकते। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अगर हिस्ट्री की बात करें, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री की बात करें, तो 94 से जितने लोगों के नाम आए XYZ केसेस के अंदर, XYZ उसके अंदर, आज वही लोग बड़े बड़े ओहदे के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और फिर बाद में कहानी क्या करते, वी हैव जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। कम ऑन यार, गिव अ ब्रेक यार। आप एक तरफ जीरो टॉलरेंस कहते हो, फिर आप उन्हीं लोगों को सर का ताज बनाते हो। जैसे बात करते हैं BCCI की, अगर बात करें, वन ऑफ दी टॉप मोस्ट BCCI का बोर्ड है, ठीक है ना, 90% रेवेन्यू जनरेट करके वो ICC को देता है और स्ट्रॉन्ग है। उस बोर्ड के खिलाफ किसी प्लेयर का, अगर इंडियन प्लेयर का किसी का नाम आता है, अगर कोई बोर्ड नाम ले भी लेता है तो वो अपने प्लेयर की फाइट करता है। ये नहीं कहता कि नहीं भाई हमारा प्लेयर है ही नहीं, था कभी था, अभी नहीं, आप ले जाओ इसको, जो करना है कर दो। ऐसा नहीं, वो फाइट करता है।
जीती जाती मिसाल है श्रीलंका के साथ क्या किया इन्होंने। श्रीलंका ने जब सुरेश रैना का नाम उठाया था तो उनको बता दिया कि कोई भी, क्योंकि आप मौका नहीं दो ना, आप एक को मौका दोगे तो दूसरा भी मौका लेगा और फायदा उठाएगा। तो मेरे ख्याल से बोर्ड जो होता है वो पेरेंट बोर्ड होता है प्लेयर का, और पेरेंट बोर्ड का काम होता है कि बच्चे हैं, मस्ती होती है, गलतियां भी हो जाती है, माफी मांग लेते हैं तो माफ भी करते हैं उसके लिए, लेकिन आप उसके सपोर्ट भी तो करें ना, आप उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल, और इसी बात पे मैं पूछना चाहूंगी, यू वर ऑन योर टॉप नॉच करियर, अब हिल जा रहा था सब, डू यू थिंक इज इट पीसीबी और पीसीबी जहां आपका टर्निंग पॉइंट आपको लगता है अगर डाउन हिल गया? देखिए, माय मैटर, आई वाज डूइंग सो वेल, आई वाज प्लेइंग काउंटी क्रिकेट, एवरीथिंग वाज गोइंग एक्सीलेंट फॉर मी, आई वाज परफॉर्मिंग एंड ऑल दैट। मेरा डाउनफॉल आया, मेरा डोमेस्टिक का मैच था इंग्लैंड के अंदर, काउंटी का मैच था, वहां पर इंसिडेंट हुआ, पुलिस ने इंक्वायरी करी, मैंने पुलिस को क्वेश्चंस दिए, पुलिस ने मुझे एनएफसी दे दिया, उन्होंने बोला नो फर्दर, आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया, पुलिस ने क्लियर कर दिया। 2010 में मुझे क्लियरेंस मिल गई, सब कुछ मिल गया। 2012 में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड मेरे खिलाफ केस लेके आता है डिसिप्लिनरी का। तो 2010 से लेके 2012 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे क्यों बाहर कर दिया टीम से? मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट, मेरे पास तो बैन भी नहीं लगा था तब, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे क्यों बाहर कर दिया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं जब टूर पे जा रहा था साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेलने के लिए, लास्ट मिनट के ऊपर मुझे क्यों बाहर कर दिया? एक्चुअली ये सब मिले हुए थे और ये मिले हुए हैं। होता ये है कि जब कोई बोर्ड किसी पे बैन लगाता है तो क्या होता है कि दोनों बोर्ड में आपस में बात होती है कि हम आपके प्लेयर के ऊपर बैन लगा रहे, क्या ये इसके खिलाफ चीजें हैं, क्या हम इसके ऊपर लाइव बैन लगा दें इसको? तो बोर्ड कहता है कि आपके पास क्या एविडेंस है इतना कि आप उसको लाइव बैन लगा रहे हो? क्योंकि हर बोर्ड के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि भाई इंग्लैंड ने चाहे उठा के किसी पे भी बैन लगा दिया, लेकिन बोर्ड के बोर्ड ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि आपस में सीरीज खेलनी होती है, आईसीसी की मीटिंग्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जब बोर्ड को बताया गया था कि भाई दानिश कनेरिया के खिलाफ ये चीजें हैं और ये है, हम इस पे लाइव बैन लगा, तो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड क्यों नहीं लिया कि नहीं, आप जो बैन लगा रहे हैं वो लाइव बैन नहीं बनता, इसका ये अपनी जो एविडेंस है इसके ऊपर लाइव बैन नहीं बनता। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा साथ नहीं दिया, ना उन्होंने स्टैंड लिया मेरे लिए, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगा दिया। लेकिन आपने साथ दिया ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया, वो कैसे दिया कि 2010 से लेके 2012 तक मुझे गंदा किया कि हमने इसको इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खिलानी है। उसके अंदर सिलेक्शन कमेटी कहती थी कि भाई क्यों नहीं खिलाना, कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। आईसीसी क्लियरेंस, पुलिस क्लियरेंस, सारी क्लियरेंस मैंने जमा करवा दी। मुझे पागलों की तरह इन्होंने बोला ये लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ, ये चीज़ करो, वो लेके आओ। क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था पुलिस के अंदर, वो उन्होंने मुझे बोला कि आप वो टेप लेके आओ, क्योंकि एक जो लड़का मरविन वेस्टफील्ड था उसके खिलाफ वो हो गया था और पुलिस की इंक्वायरी चल रही थी और उसका कोर्ट में केस जाने का था। तो मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है, इंग्लैंड में पुलिस के बाद आपको जाना है, आप जाके ले लो भाई, मुझे ठीक है ना। मैंने तो अपनी तरफ से जो जो चीजें लीगल थी वो चीज मैंने करी। पाकिस्तान उसके अंदर मुझे मिलान, जो बुकी का नाम आता है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजर जो थे, असिस्टेंट मैनेजर, हमारा वेस्ट इंडीज का टूर था 2007 में, वहां पर उन्होंने मुझे मिलाया था। जो अन्नू भट्ट नाम का बुकी का नाम आ रहा है, वो पाकिस्तान के सारे प्लेयरों को जानता है, उनकी तो अच्छी दोस्ती है उनके साथ, घर पे आना जाना होता था उनका। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। वो भाई साहब तो अभी भी बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, बड़े ओहदे के ऊपर, और बड़ी जबरदस्त सैलरी ले रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब बोला गया कि भाई आप दानिश कनेरिया के मैटर में कुछ ना बोलेंगे, नहीं तो कहानी लंबी हो जाएगी, तो आप अपना दामन बचाने के लिए मुझे आपने स्केपगोट बना के वो कर दिया, बैन लगा दिया। तो मैं जब कहता हूँ ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जवाब दिया नहीं भाई हमने बैन नहीं लगा, आप इंग्लैंड से बात करें। अरे भाई, तो मैं आप लोग का 10 साल खेला, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर था, तो एक बोर्ड का वो नहीं होता, काम नहीं होता। मैंने अपना एक्सेप्टेंस की अभी 2018 में, क्योंकि मैंने हर चीज़ से फाइट करी इन फाइनेंशियल वे। आपको पता है इंग्लैंड में लॉयर करना आसान बात नहीं होती है, एंड यू हैव टू हैव अ लॉयर एंड ऑल द क्यूसी एंड ऑल दैट स्टफ, इट कॉस्ट सो मच ऑफ मनी, बहुत पैसा लगता है उसके अंदर। तो जितना मैंने क्रिकेट के थ्रू कमाया वो सब उसमें मैंने लगाया। लॉयर, एंड ऑफ द डे मुझे कुछ नहीं मिलता है,
तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट की जो मैंने पुलिस में भी वही बताई थी। मैंने कोई डिफरेंट, मेरे ऊपर फिक्सिंग के इल्ज़ाम नहीं थे। ये आज आपको भी बता रहा हूँ, मेरे ऊपर फिक्सिंग के इल्ज़ाम नहीं थे, ना स्पॉट्स फिक्सिंग ना मैच फिक्सिंग। मुझ पे इल्ज़ाम था कि मैंने जो है एक बुकी को एक लड़के से मिलवाया, वो इल्ज़ाम था मेरे ऊपर इंड्यूस्ड। जी बोले। तो यू एक्सेप्ट कि आपने उन्हें मिलवाया? हाँ, अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक्सेप्ट। देखिए, हम एक क्लब में थे और रात में वहाँ पर वो आए और मुझे वहाँ पर मेरी गलती थी एज अ सीनियर प्लेयर, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली थी, तो वहाँ पर मैंने आईसीसी को या एंटी करप्शन को किसी को इन्फॉर्म कर देना था कि भाई ये भाई फॉलो कर रहे हैं, तो ये आप प्लीज देख ले। मेरी वहाँ गलती ये हुई कि मेरी जो गलती है डिले टू रिपोर्ट की है। जो अभी उमर अकमल का डिले टू रिपोर्ट, इरफान के ऊपर आया था डिले टू रिपोर्ट, ये वाली गलती है। तो ये गलती के ऊपर मैं माफी मांगता हूँ और मेरा क्रिकेटिंग डेज तो चले गए। एटलीस्ट आई वांट टू, मैं एज अ क्रिकेटर, हमने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है, तो क्रिकेट के अंदर ये जो अपना रोजगार है, जो ब्रेड एंड बटर है, वो क्रिकेट के थ्रू ही हम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आई वांट टू गेट माय लाइफ बैन लिफ्टेड, सो एटलीस्ट आई कैन वर्क समवेयर, एटलीस्ट आई कैन वर्क इन एज अ कोच और एज अ कमेंटेटर एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में अगर इन्होंने मुझे काम नहीं देना, मत दे, मैं चाहता भी नहीं हूँ पाकिस्तान में। अगर ये नहीं करना चाहते तो मुझे ना दे, एटलीस्ट allow me to earn my living यार। I have my family to look after, at least be realistic। अभी जो रिसेंटली केस हुआ उमर अकमल का, पाकिस्तान एंटी करप्शन बोर्ड ने पकड़ा ना उसको रेड हैंडेड, उसके ऊपर सारी चीजें लाई, सबूत लेके आए। तो उमर अकमल को सबूत के खिलाफ 3 साल की पाबंदी लगी। अपील में जाता है तो वहां पर कम कर दी जाती है क्योंकि हमदर्दी है। तो हमदर्दी सबके साथ है, लेकिन मेरे साथ हमदर्दी क्यों नहीं है? फिर वही बात आ जाती है कि रिलीजन कार्ड प्ले करता हूँ। मैं रिलीजन कार्ड नहीं प्ले करता हूँ, ऑटोमेटिकली आप लोग ही इस बात को सोचने पे मजबूर कर देते। तो यार मैं तो इनमें से हूँ नहीं, इसकी वजह से मेरे साथ ये ट्रीट हो रहा है। सही बात है। और वही मैंने आपकी शुरुआत ही इस सवाल की थी कि YouTube वीडियो पे जो हमें वीडियोस देखने को मिलते हैं उससे भी पता लगता है। तो मैंने वीडियो देखा जहाँ पे आपने क्लियरली बोला है कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाया जाए रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को, क्योंकि शोएब अख्तर ने उस टाइम पे ये स्टेटमेंट दिया था रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का। उसके बाद उन्होंने कहा भी कि गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया गया, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कार्ड प्ले किया होगा? देखिए, अगर ये कार्ड नहीं प्ले किया होता तो और क्या रीजन हो सकता है? जब मैं आपका एक सुपीरियर बॉलर था, मैं टॉप विकेट जा रहा था और मैं बहुत करीब था बहुत सारे लेजेंडों के रिकॉर्ड तोड़ने के, कि मैं अगर अभी खेल रहा होता तो 500 प्लस विकेट ले चुका होता, क्योंकि जिस रफ्तार से मैं जा रहा था, परफॉर्म कर रहा था। तो अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग की रैंकिंग देखें, जिसके अंदर नंबर 1 वसीम अकरम, नंबर 2 वकार, नंबर 3 इमरान खान, देन नंबर 4 आई एम स्टिल टुडे। तो ऐसा फील होता है ना कि यार ये कहीं आगे ना निकल जाए। एक आती है ना फीलिंग, आती है ना कि यार आगे ना निकल जाए, और एक अलग बरादरी का है, आगे ना निकल जाए, इतनी विकेटें ना ले ले, अपना वो ना कर ले, इतना नाम ना बना ले। आपने किया ना PSL में जो हमारे लड़के पकड़े गए, शाहजेब हसन, खालिद लतीफ, शब्बीर खान, बहुत सारे, ये दुबई में मैच हो रहे थे, दुबई की सरजमीन पे हो रहे थे, दुबई की भूमि में हो रहे थे, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की रिस्ट्रिक्शंस में हो रहे थे। जब ये पकड़े गए तो PCB का सिर्फ और सिर्फ PCB का इवेंट था, लेकिन PCB ने वहां पर इंटरवेन किया कि नहीं भाई इनको जेल हो जाएगी क्योंकि ये रेड हैंडेड पकड़े गए। तो इन्होंने उठा के अपने मुल्क में लेके आ गया और इनके ऊपर डिसिप्लिनरी चार्जेस लगा के इन पर बैन लगाया, 3 साल 5 साल 6 साल। उसमें भी लाइफ बैन नहीं लगाया, किसी को भी लाइफ बैन नहीं लगाया, सिर्फ मुझे लाइफ बैन लगा। ये बात समझ नहीं आती ना। राइट। इसी पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है, क्योंकि यू आर अ हिंदू और फिर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपको लगता है कि नॉन मुस्लिम जो है पाकिस्तान में, उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है टीम में आने के लिए? देखिए, स्ट्रगल तो आप अगर कोई भी जात से हो तो आपको स्ट्रगल तो करना है, इवन यू आर इन मेजोरिटी और इन माइनॉरिटी। ये तो मैं नहीं मानता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान से खेलना मेरे लिए एक एजाज़ था, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई प्लेड अगेन अंडर द ग्रेट प्लेयर्स, और उनकी कैप्टनसी में खेला, एंड इट वाज
ऑनर, और पाकिस्तान के लोग फैंस मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन एज ए क्रिकेटर मैंने हमेशा से बचपन से जो मेरे कोच थे और जो मेरे गुरु थे उन्होंने ये सिखाया कि यू हैव टू बी बेटर इन द बेस्ट इन ऑर्डर टू बी गुड टू अचीव दैट गोल। तो आपको सबसे बेहतर होना है, बेहतर से बेहतर होना है, तो यू हैव टू हैव दैट स्किल आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि आपको भार ना कर सके, कोई आपको देखे और बोले कि नहीं यार ये इसके बगैर नहीं है। तो एक चीज मैंने सीखी और भगवान का आशीर्वाद था, तो उसकी वजह से मैं जो है आगे बढ़ता चला गया, परफॉर्म किया, और टीम के अंदर भी जब आया और जो मैंने 61 टेस्ट मैचेस खेले वो परफॉर्मेंस से खेले। अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती तो मैं बाहर हो जाता टीम से, क्योंकि मेरे पीछे बहुत थे और यहाँ पर स्ट्रगल करता है। लेकिन बात आपकी वहीं आती है कि ठीक है मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, मैंने खेला, लेकिन मेरे बाद 2010 में मैंने आखिरी टेस्ट मैच खेला, 2020 में बैठे हुए 10 साल के अंदर कोई और क्रिकेटर माइनॉरिटी का आया नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हो, हिंदू कम्युनिटी से हो, पारसी हो, कोई भी कम्युनिटी से आया नहीं। क्या ऐसे पूरी पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर नहीं है? इवन के चलो क्रिकेट की बात भी छोड़े हैं, कोचिंग में भी नहीं आया, इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स में भी नहीं आया। ऐसा तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब तक शायद 7 ही ऐसे क्रिकेटर्स हैं, 7 ही ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। तो वही बार बार वही जहन में क्वेश्चन आता है कि क्यों इतना मुश्किल होता है बाकी अगर नॉन मुस्लिम है उनके लिए। बिल्कुल, देखें प्रॉब्लम्स होती होगी प्लेयर्स को, वो बेचारे आवाज़ नहीं उठा सकते होंगे, सबको जॉब्स की भी लगी है, कोई डिपार्टमेंट में है तो बेचारे क्या बोलेंगे, अगर कुछ बोलेंगे तो उनकी डिपार्टमेंट की नौकरी भी चली जा सकती है। फिर बहुत सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होते हैं, वो भी देखने होते हैं। फिर आप जहाँ रहते हो आपको वो भी देखना पड़ता है कि आप किस तरह से क्या आप कितना बोल सकते हो, आप क्या बात कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन ये है कि काफ़ी क्रिकेटर्स है, क्योंकि आई बिन मैंने क्लब क्रिकेट और ये वो लड़कों से मिलता रहता हूँ, वो बोलते रहते हैं, तो मैं उनको यही बात कहता हूँ कि यू हैव टू स्पीक अप। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप सच्चाई को सामने नहीं रखोगे, कोई भी आपको जो है हेल्प नहीं करेगा। इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस आपकी अगर वो जा रही है तो आप बताएं, आप उसको, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप उसको वो करें, बताएं कि मेरी ये परफॉर्मेंस है, मेरी ये है कंट्रीब्यूशन है, और उसके बावजूद भी मुझे चांस नहीं दिया जा रहा। तो आई थिंक ये बहुत मैटर करता है। इसी सीरीज में हमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी बार बार नोटिफिकेशन आ रही है आपसे क्वेश्चन के लिए, बट मैं सबसे पहले नितिन सर के क्वेश्चन एड्रेस करूंगी। उनका कहना है कि अब तो T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन हो गया है, तो पोस्टपोन हो गया है, बट आप किसके फेवर में थे, IPL के फेवर में या फिर T20 वर्ल्ड कप के फेवर में? देखिए फेवर, मैं तो फेवर था कि क्रिकेट होनी चाहिए, ठीक है, क्रिकेट होनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप होता बहुत बढ़िया होता है, सारी टीम कॉन्टेस्ट होते हैं ज़बरदस्त। IPL का एक अलग चार्म है, IPL ने पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट लेके आ गई है। कभी किसी को फ्रेंचाइज का क्रिकेट का पता नहीं था, IPL ने इंट्रोड्यूस कराया। IPL का एक चार्म अलग है, IPL की क्रिकेट इट्स डिफरेंट लीग है, वो टॉप ऑफ द शेल्फ है। और T20 वर्ल्ड कप इज अनदर थिंग। के अंदर सवाल में आपने ये भी पूछा था कि क्या BCCI इसका कुछ कसूरवार है कि वर्ल्ड कप नहीं हुआ, इस तरह से कुछ आपने पूछा। T20 वर्ल्ड कप कैंसिल होने का, जी हाँ, मैं नहीं समझता हूँ कसूरवार है, ये कोविड है, एक्चुअली पेंडेमिक है। कोविड अगर नहीं होता तो टाइम पे शेड्यूल पे IPL भी होती, शेड्यूल पे वर्ल्ड कप भी होता, सारी चीज़ें होती। तो कोविड की वजह से ये जो चीज़ें हैं सारी प्लान वो हो गई, ऊपर नीचे हो गई। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में भी देखें, अभी करंट सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की ख़राब हो गई है वापस से। कल मैंने रात में जो न्यूज़ मिली मुझे कि ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से जो केसेस है वो बढ़ गए, बहुत ज़्यादा से बढ़ते जा रहे हैं। तो वो एक सेकंड फेज वहाँ शुरू हो चुका है। और फिर अभी ये टाइम नहीं था वर्ल्ड कप का। T20 क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये है कि आप फ्रेंचाइज वाले अपने अपने टीमों को देखेंगे उनको SOPs के तहत, और आपको एक पता चल जाएगा कि यार T20 किस तरह से खेली जाएगी। जब इतनी सारी टीमें खेल रही होगी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू कोप विद ऑल दिस SOPs एंड हाउ टू द थिंग्स कैन गो ऑन। फिर अब वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा पिक्चर है, तो वर्ल्ड कप में आप उस तरह की चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड कप के मैचेस हो और ग्राउंड में लोग ना हो और क्राउड ना हो और वैसी चीज़ ना हो तो बहुत मज़ा नहीं आता। बट डोंट यू थिंक कि PCB IPL के फेवर में कभी नहीं रहता, बिकॉज पूरा वर्ल्ड फेवर में है IPL के, देन व्हाई कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स उसके अगेंस्ट में बात करते हैं?
क्योंकि उनको खेलने का मौका नहीं मिलता। पूरी दुनिया अगर एक तरफ है और हम हमारे लोग एक तरफ है, अभी उसमें क्या कहना है। एक और भी चीज थी कि बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सी स्टेटमेंट लगती है। एक तरफ तो कहते हैं कि क्लब क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा हार्मफुल है, बट वहीं पीएसएल भी होता है। आपको नहीं लगता कितना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स है ये दोनों तरफ? देखिए, आप बात अगर इन्होंने ऐसी बात करते हैं तो बड़ी एक कहूँगा नॉनसेंस बात करते हैं। क्लब क्रिकेट में हम जब क्लब क्रिकेट खेलते थे, वी यूज्ड टू प्ले 40 ओवर ऑफ गेम्स, 35 ओवर्स ऑफ द गेम। आप क्लब क्रिकेट में 30-35 ओवर्स के गेम कर दो। आप सिर्फ T20 है नेशनल लेवल पे करो, जो डोमेस्टिक में 20-20 टूर्नामेंट होते हैं, बट आप स्कूल लेवल पे भी 20-20 करवा रहे हो, आप ग्रास रूट लेवल पे भी 20-20 करवा रहे हो, तो वहां से आपको 20 ओवर का ही प्लेयर मिलेगा ना, आपको 50 या टेस्ट मैचेस का प्लेयर तो मिलेगा नहीं। सिंपल एज दैट। आप ग्रास रूट लेवल पे 20-20 बैन कर दो। इंडिया के अंदर जो क्लब क्रिकेट होती है, स्टिल दे प्रेफर टू प्ले 40 ओवर एंड 50 ओवर ऑफ क्लब क्रिकेट गेम ओवर देयर। That's why they are producing more and more youngsters over there, more and more players over there. यहाँ पर भी अगर आप एक बैन लगा दे कि भाई जो अंडर 19 तक जो क्रिकेट होगी, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 12 और स्कूल क्रिकेट, इट शुड बी 40 ओवर ऑफ क्रिकेट, नॉट लेस देन 40 ओवर क्रिकेट, तो आपका वहाँ का बेंच स्ट्रांग होगा। बेंच स्ट्रांग होगा तो जब वो ऊपर आएंगे तो बड़ी क्रिकेट में आएंगे। जब आप 20 ओवर की क्रिकेट के प्लेयर पैदा करोगे तो ऊपर आते आते सिर्फ 5 ओवर के रह जाएंगे वो। सही बात है, सही बात है। और आपकी बातचीत के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है जिसका जवाब आप ही दे सकते हैं। ये एक इंडियन फैन है आपके और उनका कहना है कि प्लीज कम टू इंडिया एंड हम आपको आईपीएल में देखना चाहते हैं। व्हाट इज योर टेक? Yeah, I would love to come India because हमारी वहाँ पर भूमि है और वहाँ पर हमारे भगवान बसते हैं। तो मैं तो हमेशा जो है जब टूर भी किया था, आई ऑलवेज लव, पूरे इंडिया में हमने टूर किया था और फिर अभी मैं यात्रा के लिए भी आया था, तो आई गॉट ऑल द लव एंड ऑल द रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडियंस एंड ऑल द फैंस ओवर देयर। आई लव यू ऑल। और ये मेरा बैन थोड़ा हट जाए और थोड़े इसके अंदर इन लोग कमी कर कर हुआ तो देन आई कैन कोच इन सम IPL टीम इफ दे वांट मी, बट आई वुड लव टू डू दैट एंड आई लव टू डू बिकॉज स्पिनर्स की जो तादाद है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। स्पिनर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में क्योंकि जिस तरह की विकेटें होती है, तो आई वुड लव टू डू जो भगवान ने जो मुझे टैलेंट दिया हुआ है, जो लेग स्पिन का आर्ट है, आई वांट टू डिलीवर। मैं बच्चों में देना चाहता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली भी हम देखते हैं कि लेग स्पिनर नहीं आ रहे, स्पिनर्स की क्वालिटी कम होती जा रही है, तो वो जो आर्ट दिया हुआ है तो वो मैं लेके जाके क्या करूँगा, मैं उसको डिलीवर करना चाहता हूँ। राइट। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच इज योर फेवरेट IPL टीम? IPL टीम मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग क्योंकि धोनी वहाँ पर खेलते हैं और मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा और द वे दे परफॉर्म, दे बहुत अच्छी टीम है। लेकिन अभी जो उभरती हुई टीम मुझे मजा देती है जब वो खेलती है वो है हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने बड़ा अच्छा किया है जब से केन विलियमसन की कप्तानी में खेले और जिस तरह से केन विलियमसन टीम लेके चले, तो ये। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द IPL दिस सीजन और लुकिंग फॉरवर्ड के बिकॉज MS धोनी का बहुत बड़ा चर्चा है कि MS धोनी इस IPL से क्या परफॉर्मेंस करते हैं और कैसे कमबैक करते हैं। बड़े शांत है और बड़े कूल है, शांत है, और वो मेरे ख्याल से जितना वो इतने टाइम से चुप रहे, जब से वो बाहर हुए, उन्होंने आखिरी मैच वर्ल्ड कप में खेला तो तब से बाहर है, तो बहुत सारी एज अ प्लेयर के अंदर चीज़ें होती हैं ना, वो भरी हुई होती है, तो वो IPL में देखने मिलेगी जब वो परफॉर्म करेंगे और जवाब देंगे सेलेक्टर्स को कि नाउ व्हाट यू से। फिर देखते हैं कि विराट कोहली एज अ कैप्टन और रवि शास्त्री एज अ हेड, they would like to bring him back because उसके बगैर वर्ल्ड कप में अगर इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो जितना कंट्रीब्यूशन MS धोनी ने इंडियन टीम को दिया, वर्ल्ड कप जिताया, T20 वर्ल्ड कप जिताया और बाकी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, चले वो परफॉर्म करे नहीं करे, लेकिन एज अ वो जब विकेट के पीछे खड़ा होता है ना, तो ऐसा लगता भी है कि विराट कोहली के ऊपर से जो थोड़ा बोझ है ना कम हो जाता है क्योंकि सारा चीज़ें वो हैंडल कर रहे होते हैं। हम तो ये चाह रहे थे कि वो T20 वर्ल्ड कप में भी खेले, क्योंकि अगर इस साल होता तो डेफिनेटली महेंद्र सिंह धोनी इसमें होते। और अब कैंसिल होने से आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ा है? क्योंकि जितनी भी चर्चा चल रही है वो यही है कि ऑल्दो MS धोनी के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, वो वही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, बट बहुत सी चर्चा चल रही है कि क्या MS धोनी T20 वर्ल्ड कप में होंगे अगले साल। लसित मलिंगा पे भी है क्योंकि ये सब सीनियर प्लेयर्स हैं काफी, और एक साल बाद T20 वर्ल्ड कप खेलना
शायद अगर इस दफा T20 वर्ल्ड कप होता तो हम MS धोनी को ना देखते। अगले साल हो रहा है तो शायद हम देख पाएंगे, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट काफी टाइम से नहीं खेली है MS धोनी ने। वो क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, और इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेलते हैं, इवन के फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, तो एक प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, टीम का प्रेशर होता है। तो वही प्रेशर को आप जब लेके खेलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वो करती है, इफेक्ट करती है। तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा IPL में एक MS धोनी डिफरेंट रूप में नजर आएंगे, और यही परफॉर्मेंस पे वो अगली जो सीरीज होगी कि MS धोनी विल बी द पार्ट ऑफ द इंडियन टीम। और देखिए, आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप में तो नहीं डाल सकेंगे, अभी आप उनके उसके पहले भी 1-2 सीरीज होगी T20 की, वहां पर ये डालेंगे। क्योंकि जिस तरह से उम्मीदें थी ऋषभ पंत से, ऋषभ पंत वेरी गुड क्रिकेटर, बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर, लेकिन उसके अंदर है ना पेशेंस नहीं है। वो आके बस मार धाड़ करता है, वो लोग पसंद भी करते हैं, ठीक है, लेकिन इज वेरी गुड क्रिकेटर, टैलेंट उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, बट ही हैज टू डिलीवर नाउ, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये एक पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही भारतीय क्रिकेटरों के बारे में बात है, वहीं मैं बताना चाहूंगी कि सभी को पता है पाकिस्तान ने एक से एक बढ़कर बॉलर दिए हैं, आपका नाम भी उनमें शामिल है। पर अब यंग जनरेशन में जो बॉलर्स आप देख रहे हैं, आपको कौन सा ऐसा बॉलर लगता है जो आने वाले टाइम में पाकिस्तान के काफी बड़ा साबित होगा? क्योंकि अभी जो लॉट है पाकिस्तान टीम का, फास्ट बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉलिंग में देखिए इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा है। इंजरी प्रोन के साथ साथ ऐसा कोई बॉलर मुझे दिखता नहीं है कि लंबे अरसे तक खेले। शहनशाह अफरीदी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 400 विकेट के करीब जाए। नसीम शाह है, वो भी इंजरी प्रोन रहता है, कंसिस्टेंस नहीं है, टेस्ट क्रिकेट कम हो गई है, फ्रेंचाइजीज क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, T20 क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, तो वहां पर इंजरी हो जाती है। तो ऐसा कोई बॉलर नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान टीम में कि जो टॉप 4 के अंदर या टॉप 5 के अंदर आ सके, वहां compete कर सके। नो डाउट कि यासिर शाह जो है उसने बहुत कम अरसे में 200 प्लस विकेटें ली है, लेकिन उससे अगर विकेटें देखें तो ज्यादातर UAE में है, दुबई में है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, क्योंकि जहां उसको विकेट पे हेल्प मिलती है परफॉर्म करता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अभी तो मैं अपना यासिर शाह ही है कि जो विकेटें ले सकता है और आगे आ सकता है, लेकिन अभी जो उसकी परफॉर्म रही है और जो उसकी बॉलिंग रही है, वो उसमें ज्यादा मजा नहीं आया। ओके। एक और क्वेश्चन है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे होंगे। केसरिया का क्वेश्चन है, ही वांट्स टू आस्क, आपका रूटीन क्या था जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हुए थे? उस टाइम पे कैसा रूटीन था? मेरा रूटीन था वो बड़ा टफ था, क्योंकि मैं स्कूल से आता था, स्कूल से आके आई यूज्ड टू हैव माय लंच एंड देन आई यूज्ड टू गो टू द प्रैक्टिस। मैं 2:30 3 o'clock तक प्रैक्टिस पे पहुंच जाता था, रिक्शा लेके या बस में जाके। बस में सब लोग बोलते थे भाई ये क्या बल्ला मार रहा है, क्योंकि हमारे किट बैग के अंदर से वो बल्ला बाहर निकलता था ना, तो जब हम बस में जाते थे तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, तो वो धक्कम धुक्की होती थी। तो वो एक था, ग्राउंड पे जाके खुद ग्राउंड की जो हमारी विकेट होती थी, सीमेंट विकेट होती थी, उसको पहले हम झाड़ू देते थे, विकेट को साफ करते थे, फिर उसके बाद नेट्स को कंधे पे उठा के लेके आते थे, नेट्स को साफ करते थे, और फिर खीले लगाते थे, नेट्स को खुद लगाना, 3-3:30 बजे तक वो कर देना, नेट रेडी कर देना, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयरों ने आना था प्रैक्टिस करने के लिए, हम तो तब बच्चे होते थे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग करना, प्रैक्टिस करना, 2 घंटे तक कंटिन्यूस बॉलिंग करता होता था मैं, और फिर उसके बाद रात को गिरा के 8:30 बजे आई यूज्ड टू गो होम, 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। और स्कूल का होमवर्क की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं था कभी भी, क्रिकेट ही खेलते रहते थे, क्योंकि स्कूल टीम में भी था, ये था, तो क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज था। और बस मम्मी मुझे बार बार वही रोजाना डांट के, पढ़ ले भाई पढ़ ले, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, ये दिमाग में था शुरू से। सारी चीज़ें सेकेंडरी थी मेरे लिए, जो भी हमारे त्यौहार भी इवन आते थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सेक्रीफाइस दिए अपने उसके अंदर के। मैंने कभी भी जो है किसी चीज़ को अपने क्रिकेट के हमेशा प्रायोरिटी दी, अपनी क्रिकेट को, क्रिकेट ही मेरे लिए। इवन के त्यौहार वाले दिन भी मेरे मैच होते थे तो मैच खेलने जाता था। तो ये है कि आपको देखे, मैं ये यंगस्टर्स अगर सुन रहे हैं और उनको ये कहना चाहूँगा कि यू हैव टू मेक अ गोल। आप एक एम करें लाइफ के अंदर, आपने क्या करना है, और एम के साथ स्टिक हो जाए, सेक्रीफाइसेस करें, आपको सेक्रीफाइसेस करेंगे वही आपका पे बैक होगा।
आप बस बोलेंगे कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी एक मकाम पाने के लिए, नाम पाने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है, आप कहीं भी रहे, मुश्किलात आएगी, आपको मना भी कर दिया जाएगा। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैं आई वॉज वेरी बल्की, मैं बहुत मोटा हुआ करता था, छोटा सी हाइट भी थी, कम थी, मोटा था बहुत ज़्यादा ना, तो फील्डिंग नहीं कर पाता था, फील्डिंग करता था तो गिर जाता था। तो स्कूल की टीम में था, तो मैं नया बॉल करता था, तो नया बॉल करके मैं पेट का दर्द के बहाना करके बाहर आ जाता था। तो मेरी जगह पर कोई और फील्डिंग करता था। वो तब तो चलो चलता गया, लेकिन जब अंडर 15 वर्ल्ड कप के ट्रायल हुए तो 400 बच्चों में नाम आया, 300, 200, 100, 25, 20, और जब 10 लड़कों में नाम मेरा नहीं आया तो मुझे फील हुआ। और सेलेक्टर्स ने एक ही रीज़न बताया कि योर फिटनेस इज़ द इशू। और वो मेरा एक वो था कि माइनस था, चीज़ थी कि मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद मैंने फिर बहुत मेहनत की, फिर मैंने पीछे नहीं हट के देखा। और वो ही एक रीज़न था कि जहाँ पर मुझे पता चला कि ये मेरी गलती है और मुझे इसको सुधारना है, तो मैंने सुधारी और फिर भगवान के आशीर्वाद से खेला। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि देखिए, आपको हर कोई है ना, आपको मोटिवेट कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही रोज़ाना गिरना है और खुद ही उठना है। तो यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड मोटिवेट अपने आप को करना है। और आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे, उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी, आपको वो बनना पड़ेगा, टफ बनना पड़ेगा, बहुत सख्त बनना पड़ेगा, हार्ट से भी दिमाग से भी टफ बनना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों को आप निगलेक्ट करें, आगे बढ़ते जाए। रुकावटें बहुत है, लेकिन मेहनत करोगे तो भगवान उसका सिला ज़रूर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपकी इतनी अच्छी एडवाइस के लिए, और आपने इतनी खूबसूरती से बताया आपने कि क्या उस टाइम पे स्ट्रगल था, उस टाइम पे क्या-क्या आपने ट्रेनिंग कैसे करी। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वी आर वेरी सॉरी क्योंकि बट टाइम की कमी है, हम इतने सारे क्वेश्चन एड्रेस नहीं कर सकते हैं। पर जाते-जाते मैच प्रेडिक्शन जैसे आपने कहा था। मैच प्रेडिक्शन, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतेगी, सेकंड टेस्ट मैच जो है मे बी ड्रॉ हो जाएगा या पाकिस्तान जीतेगी, थर्ड टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतेगी। तो इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाएगी। टेस्ट सीरीज तो इंग्लैंड के पलड़ा भारी है। ओके, ओके। थैंक यू सो मच। एंड हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। एंड हम चाहते हैं कि आप बार-बार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े और हम आपसे वैल्यूएबल व्यूज हम आपके लिए और आपके एक्सपीरियंसेस। एंड सबसे बेस्ट पार्ट यही रहती है कि जब भी बात करते हैं तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो स्टोरीज होती हैं, वो हमेशा मेमोरेबल रह जाती है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब लोगों का, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।